नमस्कार बच्चों, मैं आशुतोष मिश्रा। आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के 20 अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हुए हैं। जो क्वेश्चन कई साल आते हैं, आप देख सकते हैं हमने बगल में सन भी रखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस किस सन में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड बहुत होते हैं, तो हम इस चैप्टर के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। इसी क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन इस साल जरूर रिपीट होगा, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ स्टडी करने वाले हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेती है। गुर्दा मतलब होता है किडनी। तो आखिर किडनी का कौन सा पार्ट है जो उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृक्काणु मतलब नेफ्रॉन। कि जो नेफ्रॉन होता है वो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। अर्थात अगर क्वेश्चन में पूछे कि गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सा होता है, तो नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन में ही यूरिन मतलब मूत्र का निर्माण होता है, ये भी जानते रहना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है, देख सकते हैं 2017 में, 18 में, 19 में 3 साल क्वेश्चन ये देखो लगातार आया हुआ है। तो क्वेश्चन रिपीटेड बहुत होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा घुलनशील है? अच्छा, हम जानते हैं कि विटामिन 2 प्रकार की होती हैं, एक जल में घुलनशील और दूसरा है वसा में घुलनशील। तो जो जल में घुलनशील होता है वह बी और सी होता है। जो वसा में घुलनशील होता है वह ए, डी, ई और के। ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होता है और जल में घुलनशील बी, सी होता है। तो इसमें कौन सा पूछा है कि कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील होता है? ए बी कि सी के कि बी सी कि डी बी। अभी हमने बताया है कि जो जल में घुलनशील होता है वो विटामिन बी और सी होता है। तो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो 2017 में, 22 में क्वेश्चन आया हुआ। तो हीमोग्लोबिन, हम जानते हैं हीमोग्लोबिन जो होता है इसी की वजह से हमारा ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है। तो हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जो हीमोग्लोबिन है ये किस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस चीज़ में? उत्सर्जन में, कि श्वसन में, कि पाचन में, कि वृद्धि में? तो जो ये हीमोग्लोबिन होता है ये श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग सांस को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को लेकर कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है हीमोग्लोबिन। तो इसलिए हीमोग्लोबिन का जो है महत्वपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा? श्वसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऊर्जा की मुद्रा या निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? देख सकते हैं 2018 में और 22 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो ऊर्जा का मुद्रा होता है वह एटीपी होता है। अब एटीपी का फुल फॉर्म भी तुम लोगों को जानना है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ये एटीपी का क्या है? फुल फॉर्म है। और एटीपी को ही हम लोग कॉइन ऑफ द एनर्जी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसी के रूप में ऊर्जा हमारे शरीर में स्टोर होती है, इसीलिए इसे ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप ऐसे ही सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसी वजह से आपके इस चैप्टर में पकड़ भी हो जाएगी, मजबूती भी आ जाएगी। नहीं पढ़े हैं फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और सब सारे क्वेश्चन देखो रिपीटेड भी होते हैं, तब अच्छे से इधर समझे रहेंगे तो क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आराम से आप आंसर सॉल्व कर ले जाएंगे। 5वां क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो पाचन की शुरुआत मुख से होती है, माउथ कैविटी से ही पाचन की स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि 30% स्टार्च का पाचन जो है ये टाइलिन नाम का एंजाइम स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती है। कितना? 30%। इसीलिए जो पाचन की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? मुख से ही। इसीलिए देखो
सभी लोग कहते हैं कि जब भोजन को ज़्यादा देर तक चबाकर खाओ तो भोजन का स्वाद मीठा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम भोजन को ज़्यादा देर तक मुंह में चबाएंगे तो जो हमारे मुख में जो लार है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। तो यह टाइलिन जो है, टाइलिन एंजाइम या स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से भोजन मीठा लगने लगता है। तो ये भी इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों, वेस्म या इंग्लिश में चैम्बर की संख्या होती है। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। देख सकते हैं 2020 में 23 में क्वेश्चन लगातार आया हुआ है। तो कहना मतलब ये है, क्वेश्चन कहा है कि आखिर हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो मान लेते हैं हमारा हृदय है, अगर हम लोग हृदय को काटेंगे, अंदर देखेंगे तो इसमें 4 खाने दिखाई देते हैं। उसी को हम लोग वेस्म या चैम्बर बोलते हैं या कक्षक बोलते हैं। तो इसमें कितने कक्षक हैं? 4। ऊपर के 2 अलिंद होते हैं और नीचे के 2 निलय होते हैं। तो कितने कक्षक हो जाएंगे? 1 2 3 4। 4 कक्षक होते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? 4। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, लंग्स से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में कि दाएं अलिंद में कि बाएं निलय में कि दाएं निलय में। तो ये मान लेते हैं हमारा हृदय है। अभी हमने बताया था कि हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर पहले आता है अलिंद में, ऊपर के अलिंद वाला पार्ट। फिर अलिंद से ब्लड आता है निलय में, नीचे वाली निलय है। फिर निलय से ब्लड जाता है अशुद्ध रुधिर ही लंग्स में, और लंग्स में रुधिर का शुद्धिकरण हो जाता है और फिर वहां से ब्लड आ जाता है बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद से आ जाता है बाएं निलय में, और बाएं निलय से पूरे शरीर में शुद्ध रुधिर पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है। तो फेफड़े से शुद्ध रक्त किस में आता है? तो बाएं अलिंद में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाएं अलिंद में। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है। देखो 2023 में और 24 में क्वेश्चन आया हुआ है। कितना होता है? 120/80। तो नॉर्मल जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, कितना होता है? 120/80। ठीक, 120 जो होता है ऊपर वाला, ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, नीचे वाला 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो नॉर्मल बीपी कितना होता है? ब्लड प्रेशर 120/80। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण किसके द्वारा परिवहन होता है? या पौधों में जल का परिवहन होता है, या पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पौधे हैं, पौधों में जल को कौन पहुंचाता है प्रत्येक पार्ट में? तो कौन पहुंचाता है? तो जाइलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। क्योंकि पौधों में जाइलम ही प्रत्येक पार्ट तक पहुंचाता है। तो कैसे याद करेंगे? जा से जाइलम, जा से जाइलम और फा से फ्लोएम। तो जा से जाइलम होता है, मतलब जा से जल, और जा से जाइलम मतलब अर्थात जाइलम ही जल को लेकर पहुंचाता है। और फा से फ्लोएम और फा से फूड। अगर पूछे कि फूड कौन लेकर जाता है पौधे के प्रत्येक पार्ट में, तो फ्लोएम लेकर जाता है। अगर पूछे पौधों में जल कौन लेकर जाता है प्रत्येक पार्ट में, तो जाइलम, भूलना नहीं है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में होता है प्लांट। देख सकते हैं कई साल क्वेश्चन आए हैं 19 में, 20 में, 23 में, 24 में। अभी हमने बताया है कि जाइलम का काम क्या है। जाइलम का काम क्या है? जल के वहन में है। फिर से बता देते हैं, जा से जाइलम और जा से जल। तो जा से जल और जा से जाइलम, अर्थात जाइलम ही जल को लेकर जाता है। और फा से फ्लोएम और फा से फूड, अर्थात भोजन को कौन लेकर जाएगा? तो फ्लोएम। और जल को कौन लेकर जाएगा? तो जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। अभी हमने बताया है कि फा से फ्लोएम और फा से फूड। तो फ्लोएम के द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो अच्छा, जो भोजन का जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, किसके रूप में होता है? फ्लोएम तो भोजन को लेकर जाता ही है, तो क्लियर है, लेकिन किसके रूप में ले जाता है? सुक्रोज के रूप में, कि प्रोटीन के रूप में, कि हार्मोन्स के रूप में, कि वसा के रूप में, किसके रूप में जो है
ये फ्लोएम भोजन को लेकर जाता है? तो सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में लेकर जाता है भोजन? सुक्रोज के रूप में। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, अभी हमने बताया है कि फा से फ्लोएम और फा से फूड, फूड को लेकर कौन जाएगा? तो फ्लोएम। और जा से जाइलम और जा से जल, जाइलम किसको लेकर जाएगा? जल को। और फ्लोएम किसको लेकर जाएगा? फूड को। तो पौधों में भोजन, भोजन मतलब फूड को स्थानांतरण कौन करेगा? तो फ्लोएम इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमोनिया में यूरिया का परिवर्तन होता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है, 2018 में क्वेश्चन आया था। तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन यकृत में होता है। कहाँ पर होगा? लीवर में। किस साइकिल द्वारा होता है? तो ऑर्निथीन साइकिल के द्वारा होता है। तो नहीं भूलना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, या वृक्क का कार्य संबंधित है। अर्थात पूछा है कि वृक्क का क्या कार्य है। कई साल तक क्वेश्चन आए हुए हैं, 19, 20, 24, 23। तो वृक्क का क्या कार्य? पोषण में कि श्वसन में कि उत्सर्जन में कि परिवहन में? हम जानते हैं कि वृक्क ही जो है उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालता है यूरिन के द्वारा, मूत्र के द्वारा। तो किसमें हो जाता है? उत्सर्जन में। क्योंकि उत्सर्जन क्या है? शरीर का जो हानिकारक पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने को क्या बोलेंगे? उत्सर्जन। तो शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। तो कौन हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालता है? तो हमारा किडनी। ठीक है, तो यह पूछा था कि जो है वृक्क का कार्य क्या है, तो किसमें कार्य करता है? मेन उत्सर्जन में, क्योंकि हानिकारक पदार्थ को यूरिन बनाकर उसके द्वारा निकालता है। और यूरिन में क्या होता है? लगभग 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य पदार्थ होते हैं। रह जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 15। कूपिका या वायु कोष्ठिका, या इसे हम लोग इंग्लिश में एल्वियोलाई भी बोलते हैं। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई कहाँ होता है? लंग्स में होता है। तो अगर हम लंग्स का डायग्राम जब बनाओगे तो लंग्स में जो अंगूर के समान बहुत सारे गुच्छे दिखाई देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एल्वियोलाई। ये मान लेते हैं लंग्स है। इसी लंग्स में बहुत सारे गोल गोल संरचनाएं होती हैं, देखा होगा डायग्राम में। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? एल्वियोलाई। तो यही है एल्वियोलाई। तो पूछा है यही क्वेश्चन में कि आखिर एल्वियोलाई या कूपिकाएं का क्या कार्य है? क्या कार्य है इसका? ये कहाँ पाई जाती है? हाँ, पूछा है क्वेश्चन कि कूपिका पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? अभी हमने बनाया है, डायग्राम बनाया है, फेफड़े में, लंग्स में। लंग्स में पाई जाती है। और भी जाना कि जो कूपिकाएं होती हैं इसी में गैसीय विनिमय होता है, भी क्वेश्चन बन सकता है कि फेफड़े में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? O2 CO2 का एक्सचेंज कहाँ होता है? तो कूपिका या एल्वियोलाई में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। अब वही हमने बताया कि ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? कॉइन ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? एटीपी को। किसे कहेंगे? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म नहीं भूलना है। एडिनोसिन, एस एडिनोसिन, टी से ट्राई और पी से फास्फेट। एटीपी का जो है पूरा स्ट्रक्चर भी पूछता है क्वेश्चन में। तो एटीपी के बारे में जानना है। ए से एडिनिन, टी से ट्राई, पी से फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। यही जो है ऊर्जा मुद्रा है, इसी के रूप में एनर्जी स्टोर होती है। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनते हैं? तो 38 एटीपी, ये भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स के कौन बने होते हैं? तो विषाणु बना होता है। कौन सा बना होता है? वायरस। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं मतलब होता है तो द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाएंगी? तो रंध्र में। ठीक है, द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाएंगी? रंध्र में। स्टोमेटा, रंध्र मतलब क्या होता है? स्टोमेटा। तो द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाएंगी? स्टोमेटा में। अच्छा, स्टोमेटा क्या है? तो पत्तियों की सतह पर, पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये देखो, पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। और इन्हीं के स्टोमेटा के वजह से ही गैसेस एक्सचेंज होता है। मतलब इसी स्टोमेटा से ही जो है
O2 बाहर निकलेगा और CO2 अंदर जाएगा। मतलब गैसेस एक्सचेंज कह सकते हैं कि हम ये जो है पौधों की नाक है, नोज की तरह कार्य करता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। दौर कोशिकाएं किस में पाई जाएंगी? तो रंध्र में, स्टोमेटा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र निर्माण होता है। अभी हमने बताया है कि मूत्र का निर्माण किस में होता है? तो वृक्क में। वृक्क मतलब किडनी में, किडनी में ही मूत्र का निर्माण होता है। और किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। बताया गया था, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेफ्रॉन को ही हम लोग वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अलिंद व निलय किस मानव के अंग के भाग होते हैं? मतलब अलिंद व निलय किस के भाग होते हैं? किस अंग के भाग होते हैं? हृदय के। अभी हमने बताया था कि अगर हम लोग हृदय को काटेंगे तो इसमें 4 चैम्बर दिखाई देते हैं। ऊपर के 2 अलिंद होते हैं, ऊपर के 2 क्या होंगे? अलिंद होते हैं, और नीचे के 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं। तो ऊपर के 2 अलिंद और नीचे के 2 निलय। इधर वाला दायां अलिंद, ये बायां अलिंद, ये दायां निलय और ये बायां निलय। तो यही 4 चैम्बर, 4 कक्ष होते हैं। ऊपर के 2 अलिंद, नीचे के 2 निलय। तो अलिंद निलय किसके पार्ट हो गए? तो हृदय के हो गए। तो हम आशा करते हैं बच्चों कि आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही हम जो है सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन लाते रहेंगे। धन्यवाद।